Hello dear students, welcome back to our channel Science is Everywhere Class 10th। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो सीबीएसई ने आपके क्लास 10th टर्म 2 साइंस का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है ना उसकी वेबसाइट पे, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इन डिटेल। तो चलिए जल्दी से शुरू करने वाले हैं हम। एंड शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर चैनल पे आज नया आए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज इस चैनल यानी साइंस इज एवरीवेयर क्लास 10th पे होने वाली है आपकी क्लास 10th टर्म 2 साइंस की फुल ऑन जोरों शोरों से तैयारी। और जैसे जैसे हम टर्म 2 के क्लोज आएंगे तो हम क्विजेस भी लेंगे आपसे एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इसी सैंपल पेपर पे बेस्ड एंड पूरी स्ट्रैटेजी कवर होने वाली है इसी चैनल पे। तो कुछ मिस मत हो जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए में जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो के दौरान भी बताया है इसी चैनल पे कि इट हैज गॉट 7 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ईच होने वाले हैं, यानी 2 नंबर के एक क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नंबर 1, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, यानी आपको यहां पे 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं P, Q, R, S और उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। आई होप सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। नाउ लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो थोड़ा सा मिक्सचर है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में सीखते हैं। तो देख लो आप यहां पे देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, p एलिमेंट की है 2,6, यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। Q एलिमेंट की है 2,8,1, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट यानी आउटर मोस्ट या कहो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, R एलिमेंट का है 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हेन वी कम ऑन टू द S एलिमेंट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8, यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 और लास्ट में 8। नाउ क्वेश्चन सेज पार्ट 1, देखो पार्ट वाइज ही अभी आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, आप ऐसे नहीं कर सकते, बस जो पूछा है साइंस में बोर्ड्स में पूछा जाएगा आप उसी अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए क्या पूछा है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट भी हो सकता है, उससे ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, विच विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन। ये बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कार्बन जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब वो ऐसे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है जो या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर रहे हो, या 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर रहे हो, या 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कार्बन जनरली फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट? तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देगा, या 2 करवा देगा एक ही टाइम पे एट अ टाइम, या 3 करवा देगा। ठीक है, अब एक एक करके हम एलिमेंट्स को देखते हैं। देखो पी एलिमेंट को देखो, मैंने आपको बताया था जब मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ाया है कि वी ऑलवेज लुक अप फॉर ऑक्टेट रूल, यानी हर एक एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है या करना चाहता है, इट ऑलवेज वांट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो कैसे अचीव होती है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब पी एलिमेंट को आप देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं बच्चे। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, बिकॉज 6 + 2 = 8, यानी उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट? ये देखो 6 है ना उसके लास्ट शेल में, उसे 8 करने हैं, यानी उसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और वो कार्बन इजीली शेयर करवा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब डेफिनेटली पी एलिमेंट कार्बन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एंड अगर मैं क्यू एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इसको 8 अगर बनाने हैं, पूरे करने हैं, देखो एक रीजन तो हो सकता है या तो ये 1 लूज कर दे। देखो अगर 1 लूज कर देगा तो ऑटोमेटिकली सिर्फ ये वाला बन जाएगा ना लास्ट। देखो 1 खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, इसने लूज कर दिया।
तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये स्टेबल बन गया। लेकिन अगर लूज करेगा तो इसका मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, फिर तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा, ये तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। समझ रहे हो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है और हमें बोला है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर आप बोलो सर नहीं मैं लूज नहीं करवाना चाहता, मैं 7 अगर इसको कहीं से शेयर करवा दूं, ठीक है, ये भी आप बात देख लो। अगर ये 7 कहीं से शेयर भी कर लेगा, लेकिन कार्बन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं, उसके बाद तो मैक्सिमम ही 4 है। या तो वो 1 शेयर करवा सकता है, या तो 2 शेयर करवा सकता है, या तो 3 शेयर करवा सकता है। और क्वेश्चन में कहा है कि कार्बन के साथ कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब क्यू तो नहीं बना सकता, क्यू वाला एलिमेंट। अब आर वाले पे आ जाओ जी। आर वाली की कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। यानी कहीं से अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोई करवा दे तो ये हो जाएगा स्टेबल, बिकॉज 7 + 1 फ्रॉम शेयरिंग विल इक्वल टू 8। तो 8 हो गए ना पूरे ऑक्टेट रूल, रिमेंबर दैट। और कार्बन डेफिनेटली कार्बन के पास 4 है, तो वो ऑब्वियसली 1 तो करवा ही सकता है, 2 भी करवा सकता है शेयर, 3 भी करवा सकता है, लेकिन हमें तो यहां पे एक ही की जरूरत है, तो बढ़िया है। तो आर एलिमेंट भी कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है कार्बन के साथ। और अगर मैं एस की बात करूं भाई साहब, एस तो ऑलरेडी स्टेबल है, ध्यान से देखो 2,8,8, इसके तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है। ये तो नोबल गैस है, क्योंकि बिकॉज it is already achieved noble gas configuration। इसका मतलब द आंसर इज पी एंड आर। बात समझ में आई? थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। अच्छा, अब बी पार्ट देखो। कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अपने नोट्स में भी दिया था। कहानी था, इतनी बारी पूछा है सीबीएसई ने और जरूर पूछेगी आपके भी सेट में। गिव सूटेबल रीजन, वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था, दैट कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? तो आप कोई भी रीजन लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, इसीलिए वो शेयरिंग से और कोवलेंट बॉन्डिंग से बना सकते हैं। या आप ये लिख सकते हो कैटिनेशन लिख सकते हो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन अपने ही और कार्बन एटम्स के साथ सेल्फ लिंक कर सकता है, तो आप टेट्रावेलेंसी लिख दो, आप कैटिनेशन लिख दो, आप ये भी लिख दो कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, एक और रीजन हो सकता है कार्बन का साइज काफी छोटा होता है, इट हैज गॉट स्मॉल साइज, दैट इज व्हाई इट कैन आल्सो फॉर्म वेरी स्टेबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आल्सो, यू नो। ऐसे करके आप आंसर्स लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई सॉलिड रीजन देना है तो दैट कुड शुड बी टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड्स। ओके, तो आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड पे आ जाओ जी। द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको एक पार्ट दिया गया है पीरियोडिक टेबल का। Which elements would react together to form covalent compounds? Covalent compounds मतलब sharing of electrons। एंड वो जो होगा ऑब्वियसली सेम टाइप के एलिमेंट्स के साथ ही होगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है हमको पता है नॉन मेटल्स का है, ये वाला मेटल्स का है, और ये डेफिनेटली तो डी ब्लॉक हो गया। लेकिन जो ये साथ साथ वाले एलिमेंट्स यानी Y एंड Z शुड बी द आंसर, दैट Y एंड Z आर द एलिमेंट्स दैट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका बी पार्ट हमें पूछा है बिटवीन द टू एलिमेंट्स यानी W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। नाउ ये जब मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, अच्छा मैंने अभी करवाना है ना, ओके आई विल टीच दैट ऑल्सो, उसके प्रॉपर नोट्स हैं मेरे पास, तो उसकी वीडियो भी जल्दी डाल दूंगा। तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन मैंने आपको कैसे बताया, मतलब बताऊंगा, मैं अभी बताता हूं। व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे जब आते हैं तब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स ये जो होते हैं बढ़ते चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो लास्ट वाला शेल है और जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है, और यही तो न्यूक्लियस और लास्ट वाले शेल के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, राइट। तो एटॉमिक रेडियस ऐसे बढ़ता चला जाता है। सो डेफिनेटली अगर मैं Z और W को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली W हैज गॉट अ बिगर रेडियस, बिकॉज Z के देखो काफी नीचे है ना W, अरे बेशक थोड़ा दूर है लेकिन हमें डाउन द ग्रुप देखना है। ऑब्वियसली जो जितना ऊपर रहेगा पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, जो जितना नीचे प्लेस्ड होगा उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। इसका मतलब डेफिनेटली W हैज गॉट अ बिगर एटॉमिक रेडियस, और रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज डाउन द ग्रुप number of shells keep on increasing, as a result of which the distance between the nucleus and the outermost shell keeps on increasing, and thus the radius increases. Okay,
Third question. Trace the path a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis. So that means आपको proper वो बताना है, path बताना है. तो इसके अंदर आप या तो बच्चे डायग्राम भी बना सकते हो और उससे आप लेबल कर सकते हो यूजिंग एरोज, या फिर आप लिख भी सकते हो प्रॉपरली, स्टेप्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. सो बेसिकली क्या होगा, व्हाट इज द मेल गैमीट, दैट्स द स्पर्म. ओके, इट ट्रैवल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड. अब पाथ क्या है वो आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना पड़ेगा. जैसे कि द पाथ इट टेक्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज थ्रू द वेजाइना एंड देन द यूट्रस एंड देन द फेलोपियन ट्यूब, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट. जायगोट कब बनता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन हो जाता है. बात समझ में आई, और वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है. तो या तो आप ऐसे करके प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दीजिए, या आप एक प्रॉपर फिगर भी बना सकते हो ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, और आप वहां से इंडिकेट कर सकते हो कि दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म विल एंटर द वेजाइना एंड देन इट विल गो टू द यूटेरस एंड देन इट विल गो टू द फेलोपियन ट्यूब एंड फाइनली इन द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. क्या बात समझ में आई? अब बी पार्ट जल्दी से देखो. स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जायगोट. यानी जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना है, दैट इज द जायगोट, उसके अंदर कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो बच्चे, अ जायगोट हैज गॉट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. द आंसर इज 2. या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप आंसर इन द फॉर्म ऑफ जनरल भी लिख सकते हो, जैसे 2n. आई होप सो आपके टीचर्स ने भी बताया होगा 2n, यू नो, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो. वरना आपको जनरल लिखना है तो आप 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स लिखो. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Rajesh observed a patch of greenish black powdery mass on a stale piece of bread. भाई ये तो हमने डेली लाइफ में कितनी बारी ही देखा है. Name the organism which is responsible for this. अब देखो, सब्जेक्टिव में यही है, जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करो, एक्स्ट्रा नहीं लिखना. देखो क्या एक्स्ट्रा भी अगर लिख दोगे तो बढ़िया है, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए. देखो, नेम द ऑर्गेनिज्म, उसने कहा ऑर्गेनिज्म को नेम करो. अब मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं आपने आंसर इस शीट में कैसे लिखना है. नेम द ऑर्गेनिज्म. सो आप सिंपली लिखिए दैट ऑर्गेनिज्म नेम इज राइजोपस. राइजोपस, या फिर आप राइजोपस का दूसरा नाम जो जनरल नेम है दैट इज ब्रेड मोल्ड, वो भी लिख सकते हो. ठीक है. एंड उसने साथ साथ क्या पूछा है, इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है. सो द नेम इज स्पोर फॉर्मेशन. आई रिपीट, स्पोर फॉर्मेशन. डन. अच्छा, अब बी पार्ट में उसने पूछा है नेम, सिर्फ आपको नाम लिखना, आपने उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, कोई टाइम मत वेस्ट करना उसमें. नेम इज वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट. यानी आपको वेजिटेटिव पार्ट भी बताना है और आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बताना है. तो बच्चे, राइजोपस या कहूं मैं ब्रेड मोल्ड, उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है हाइफे. what is hyphae? Hyphae is the thread like structures. okay, और अगर मैं बात करूं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, that is called sporangia. sporangia. okay, those are the tiny blob like structures. okay, समथिंग लाइक बॉल्स होती हैं, जो आपने उसका डायग्राम देखा भी होगा, आपको समझ में आ जाएगा. डन. तो आपने सिर्फ नेम लिखना है, वही लिखो और आगे बढ़ो भाई, एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, 5th क्वेश्चन पे आ जाओ. मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 fields A and B. While field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seeds. Done. It was observed that in field A, एक ऑब्जर्वेशन देखी गई कि फील्ड ए के अंदर द ऑफस्प्रिंग्स शोड ओनली द पेरेंटल ट्रेट फॉर द कंसेक्यूटिव जनरेशन. यानी पेरेंटल ट्रेट वाज द मेजॉरिटी. ओके, and whereas in field B majority of the offsprings showed a variation in the progeny मतलब बच्चों में वेरिएशंस दिखाई दी. लेकिन जो फील्ड ए है उसमें ज्यादातर बच्चे पेरेंटल ट्रेट शो कर रहे थे फॉर कंसेक्यूटिव जनरेशंस. बार बार यही हो रहा है. लेकिन जो फील्ड बी है उसके अंदर वेरिएशन दिखाई दी, अलग अलग तरह, हर बारी अलग अलग तरह के बच्चे ही थे. ठीक है. What are the probable reasons for these? इसमें probable reasons क्या हो सकते हैं? तो आप
प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे कि फील्ड ए का रीजन क्या है और फील्ड बी का रीजन क्या है, बिकॉज दोनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो फील्ड ए का रीजन आप क्या लिखोगे, बिकॉज हियर द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे भी कह दो सेल्फ पॉलिनेशन। आई थिंक सेल्फ पॉलिनेशन इज अ बेटर वर्ड, यस, सेल्फ पॉलिनेशन शुड बी द आंसर। ओके, ऑब्वियसली प्लांट्स है, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, एंड प्लांट्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल नहीं होता। आप बेटर आप ऐसे लिखो सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सिमिलर आइडेंटिकल टाइप्स होते हैं, लेकिन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन इन विच रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस, एंड क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जीन्स का, इसीलिए वेरिएशन आ जाती है प्रोजेनी में, इसलिए आप कहोगे फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है एंड फील्ड ए में सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रोबेबल रीजंस हमने बता दिए। अच्छा, इसी में आपको चॉइस दी गई है, तो ये वाला भी आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ अ ट्रेट एक्स, यानी एक ट्रेट एक्स है जो कि 5% पॉपुलेशन में ही है, ओके, एंड ट्रेट वाई एग्जिस्ट्स इन 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, ओके। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू ट्रेट्स इज लाइकली टू हैव अरिजन अर्लियर, यानी इनमें से कौन सा जो है ट्रेट पहले आया होगा। तो ऑब्वियसली यार 70% हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कितनी ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर ये है। सो ऑब्वियसली 70% इज द, यानी ट्रेट वाई इज द ट्रेट दैट हैज arisen earlier, because obviously we know ना asexual reproduction में क्या होता है, asexual reproduction में identical copies बनती हैं डीएनए की एंड वेरिएशंस नहीं होते हैं। बात समझ में आई? एंड ये जो 5% पॉपुलेशन है ना, ये जो 5% ट्रेट देखा गया है, ये हुआ होगा ड्यू टू सडन म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज सडन म्यूटेशन? एकदम से कुछ अलग स्पीशी एंटर कर गई और उन्होंने म्यूटेट कर दिया, तो ऐसा वेरिएशन आ गया और फिर वो 5% आगे इनहेरिट होता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें जो 70% है, ऑब्वियसली ये रेप्लिकेट हो रहा होगा कितने टाइम से, तभी तो 70% हो गया। ये 5% हुआ, इसका मतलब ये कितना कम है, तो मतलब अभी अभी जस्ट शुरू हुआ होगा। तो आपने प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन कह रहा है अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लैबोरेटरी, अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉट शू मैग्नेट। यार इतनी बारी डायग्राम हमने एनसीईआरटी में देखा है, हालांकि अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, जल्दी मैं पढ़ाऊंगा भी विद माय नोट्स, ओके। इन द एग्जांपल अबव कॉइल ए बी सी डी इज हॉरिजॉन्टल, यानी ये हमारी कॉइल है, इसकी लेंथ इस डायरेक्शन में आप लोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल लेते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म ए बी, यानी आपको इस आर्म पे बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डेफिनेटली जब भी हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी होती है, दिमाग में क्या आता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए। लेंथ आप इस डायरेक्शन में लोगे, यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लोगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे करेंगे तो जो आपका थंब है which shows the direction of force, वो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा बच्चे, डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। तो आप क्या लिखोगे आंसर? व्हाट इज द डायरेक्शन? सिंपल, आपको बताना है स्टेट द डायरेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। द आंसर इज डाउनवर्ड्स, द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स, ओके। बी क्वेश्चन देखिए, वाई डज द करंट इन द आर्म बीसी नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल, यानी जो बीसी पे फोर्स लग रहा है बच्चे, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है कॉइल के टर्निंग में। और ये जब हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं, यहाँ भी आप स्कूल्स में आगे पढ़ोगे भी, इसकी भी एक डीसी मोटर मतलब काम कैसे करती है। तो ये कॉइल मूव होती है, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा होता है ये वाली एक बीसी आर्म में और डी आर्म में, दोनों में, ये एक तरह से यूजलेस है, बिकॉज इट इज नॉट हेल्पिंग इन टर्निंग द कॉइल। नाउ व्हाई? बिकॉज करंट इन बीसी फ्लोज फ्रॉम left to right and D8 flows from right to left, and अगर हम again Fleming's left hand rule यहीं लगाते हैं तो it will be cancelled out। बात समझ में आई? The force on BC will be cancelled by the force on DA। क्या बात समझ में आई? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम हो जाती है, तब फोर्स मिनिमम हो जाता है, या यू कैन ऑल्सो से इट टर्न्स आउट टू बी जीरो। दैट इज वाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात समझ में आई?
तो अगेन आप यहाँ पे देख लीजिए BC जो है इसमें से करंट B टू C जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है लेफ्ट टू राइट। बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करो। तो जब सेम डायरेक्शन हो जाती है तब कोई फोर्स ही नहीं लगता है, फोर्स इज मिनिमम। दैट ये भी रीजन लिख सकते हो, यहाँ मैंने आपको एक और वे भी बताया, आप ऐसे भी रीजन लिख सकते हो कि जो BC पर फोर्स लग रहा है, चाहे जितना भी लग रहा है कम लग रहा है, और जो DA पे लग रहा है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे कैंसल आउट ईच अदर। आप ऐसे करके भी आंसर दे सकते हो। ओके, अब और वाला पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे और जो ऑप्शन दी है, A circuit contains a battery, a variable resistor and a solenoid। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी बैटरी, ये है वेरिएबल रेजिस्टर जिसे हम रियोस्टैट भी कहते हैं, और ये है हमारा सोलेनॉइड। द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। आप देख सकते हैं आराम से कैसे यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब क्वेश्चन पहला पार्ट ध्यान से सुनो। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। यानी ये जो मैग्नेटिक पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमें कैसे बताती हैं कि कौन से रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का जो ताकत है वो स्ट्रॉन्ग है और कहां पे वीक है। तो ये तो हमने इतनी बारी, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे भी तो आपको पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी आपस में पास पास होंगी या जितनी इकट्ठे कंसंट्रेटेड होंगी वो वाला रीजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का होगा, यानी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू काफी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज। और ऐसा रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन नंबर, तो वो वाला रीजन होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आप ये देखिए जो इसके क्या कहते हैं एंड्स हैं, ये जो सोलेनॉइड है इसके एंड्स यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, देखिए इसमें कितनी सारी 1 2 3 4 5 6 7 इकट्ठे इस वाले एंड पे जा रही हैं, एंटर कर रही हैं, यहाँ पे भी 7। और अगर मैं ये वाला रीजन देखूँ यहाँ पे तो सिर्फ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 7 है। इसका मतलब मैंने अभी बताया ना, जितनी क्लोज होंगी फील्ड लाइंस और जितनी ज्यादा होंगी फील्ड लाइंस एक एरिया के अंदर, ये दो चीजें होती हैं, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। तो ये हमने पढ़ा है, यहाँ पढ़ाएंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं एकदम बोल देता हूँ, हमने पढ़ा है व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। जैसे ही करंट सर्किट में रिवर्स हो जाएगा बच्चे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, या आप कहो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बिकॉज अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो भी रिवर्स हो जाएगी, यानी करंट के रिवर्स होने पे मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। बात समझ में आई? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन ए इज दिस। आर एनवायरमेंट से पूछा गया है, बायोलॉजी का चैप्टर है ये। DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the trophic levels in the following food chain associated with a lake? ये देखिए सबसे लोएस्ट स्टेप पे क्या है, एक्वेटिक एनवायरमेंट है जिसके अंदर काफी ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है। तो उसके बाद प्लैंकटन है, फिर स्मॉल फिश है, यानी स्टेप बाय स्टेप जाएगा। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है प्लैंकटॉन्स। ओके, प्लैंकटॉन्स को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश को अल्टीमेटली खा लिया हॉक ने। अगर आपने DDT स्प्रे किया है इस लेक के अंदर यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या होगा, इस एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो DDT स्प्रे किया गया है इट विल डेफिनेटली टेकन अप बाय द प्लैंकटन। और आपको पता है DDT क्या होता है बच्चे? DDT इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, वेरी हार्मफुल बच्चे, वेरी हार्मफुल। और अगर प्लैंकटन ने ये DDT ले लिया या कंज्यूम कर लिया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बिकॉज प्लैंकटॉन्स को फिर खाएगा स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को फिर खाएगा लार्ज फिश, और लार्ज फिश को खाएगा फिर हॉक। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके हर स्टेप पे क्या होगा, ये जो पेस्टिसाइड है यानी DDT अक्यूमुलेट होता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी फिनोमिनन को शायद अभी आप पढ़ोगे, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी हर एक स्टेप पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है। ओके, एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी की हेल्थ पे बात बन जाएगी, रिस्क हो जाएगा। तभी तो कहते हैं DDT इतना नहीं यूज करना चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, और हॉक जो होगा, हॉक वाला एनिमल
उसके पास सबसे ज्यादा इट विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ डीडीटी, हाईएस्ट लेवल। देखो प्लैंकटन के पास तो चलो शुरुआत में उसने डीडीटी लिया, फिर इतने सारे देखो प्लैंकटन कोई एक तो होता नहीं है ओशन के अंदर, इतने सारे हैं, फिर उसको स्मॉल फिशेस ने खाया, फिर इतनी सारी ग्रुप ऑफ स्मॉल फिशेस को एक सिंगल लार्ज फिश ने खाया, फिर ऐसी कितनी लार्ज फिशेस होंगी जो करेंगी, और इतनी सारी लार्ज फिशेस को फिर हॉक खाएगा, तो हॉक के बॉडी के अंदर सोचो कितना ज्यादा डीडीटी हो गया इन सब की वजह से। सिमिलरली लार्ज फिश के अंदर सोचो कितना ज़्यादा डीडीटी हो गया इन दोनों की वजह से। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे करके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाता है। सो ऐसे यू विल राइट प्रॉपर जस्टिफिकेशन। आप इसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या यूज करोगे? डीडीटी इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। सेकेंड आप बात करोगे दैट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में, और थर्ड पॉइंट बोलोगे आप दैट हॉक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। इसी का और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, यानी जो वर्टिकल एरोज है ना ए सी एंड ई आर द वर्टिकल एरोज, दे इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। और जो बचे हॉरिजॉन्टल एरोज हैं यानी बी एंड डी, दे इंडिकेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बात समझ में आई? नाउ अब आपसे पूछा है ए सी ई में से एंड बी एंड डी में से, यानी ये एक ग्रुप है क्वेश्चन का एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। आउट ऑफ दीज विच विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर, मोर एनर्जी ट्रांसफर। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे? आप ये आंसर दोगे बच्चे 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ के बेसिस पे। जब आप ये आर एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ोगे मुझसे भी, मैं भी आपको बताऊंगा दैट व्हाट डज 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स, दैट ओनली 10% of energy is available at one trophic level and that is transferred to the next trophic level। यानी इस trophic level पे जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% ही सिर्फ आगे बढ़ेगा, फिर उस वाले trophic level पे जितनी एनर्जी होगी उसका 10% आगे बढ़ेगा। तो बताना बी एंड डी में से कौन से trophic level पे एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली बी पे, बिकॉज इस लेवल पे जितनी भी होएगी उसका सिर्फ 10% डी में प्रेजेंट होगा, फिर डी पे जितनी प्रेजेंट होगी उसका सिर्फ 10% अगले वाले स्टेप पे होएगा। बात समझ में आई? तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम एनर्जी होएगी ही होएगी। और अगर मैं बात करूं ए सी एंड ई की, तो बच्चे जब ये जो ग्रीन प्लांट्स है जिन्हें हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जब इन्हें ये जो प्राइमरी इन्हें जब ये हर्बीवोर्स या डियर वगैरह खाते हैं, देन एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। बात समझ में आई? कुछ एनर्जी जाती है डियर वगैरह की डाइजेशन में, कुछ काम करने में, एंड द रेस्ट ऑफ इट गोज इनटू द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? सो डेफिनेटली ए विल हैव, इट विल लूज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज दीज आर ग्रीन प्लांट्स, ओके, जो कि ये डियर वगैरह हर्बीवोर्स खाएंगे बिकॉज दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो डेफिनेटली जब खाएंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जाएगी। ओके, मतलब इट विल बी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन हो, चाहे वर्क हो, चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो डियर की, जो भी है, और वैसे हीट में भी। ठीक है, देखो इसको खाता है जब डियर तो उसकी इसमें काफ़ी एनर्जी जाती है ये सब काम में, लेकिन अभी मैंने आपको बताया लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरमेंट, अ लार्ज अमाउंट। तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग में ही होएगा ना, तो डेफिनेटली ए out of ACE, A will lose the highest amount of energy and out of BD, B has got the highest amount of energy। तो मैंने अब सेक्शन ए आपके साथ डिस्कस कर लिया है, अब सेक्शन बी के सॉल्यूशंस आई प्रोवाइड यू टुमारो। सो आई होप सो दैट यू लर्नड अ लॉट, ओके, एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, एंड इसी के बेसिस पे अभी और भी वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इन योर टर्म 2 एज वेल।